नाज़रीन, माहीन बलोच का लिखा हुआ आर्टिकल दी बलूचिस्तान पोस्ट में शाया हुआ है। वो आर्टिकल मैं आज आपको यहाँ पढ़ के सुनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर शख्स जो है ये पूरा आर्टिकल पढ़े। इससे एक तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि बलोच नौजवान जो है वो कितना बाशऊर है और कितना पोलिटिसाइज है और कितना फोकस्ड है, और दूसरा ये कि कितनी संजीदगी के साथ ये जंग लड़ी जा रही है। दी बलूचिस्तान पोस्ट ने नीचे डिस्क्लेमर लिखा है और वो मैं भी अपनी तरफ से इसको डिस्क्लेमर के तौर पे पढ़ देता हूँ। इस तहरीर में पेश किए गए ख्यालात और आरा लिखारी के ज़ाती हैं, ज़रूरी नहीं कि इनसे दी बलूचिस्तान पोस्ट या रेडियो हिमालय न्यूज़ जो है वो मुत्तफिक हो या ये ख्यालात इदारे की पॉलिसियों का इजहार हो। हेलो एंड वेलकम टू रेडियो हिमालय न्यूज़। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। लेकिन पहले हमारा ये इश्तिहार देखें जिसमें हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप हमारे चैनल के पेड मेंबर बन के हमें ज्वाइन करें। देखिए, रेडियो हिमालय न्यूज़ के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका, ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। £24.99 माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो £4.99 माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ £2.99 माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज़ के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, अब चलते हैं ताज़ा खबरों की तरफ। बलूचिस्तान में इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान की रिट तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने, जो जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर में ये कह दिया वाज़े तौर पे कि बलूचिस्तान में 4 से 5 ज़िले यानी डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां ना फ़ौज है, ना पुलिस है, ना एफसी है, और ये इलाके मुकम्मल तौर पर BLF और BLA और दूसरी जो तंजीमें हैं उनके कंट्रोल में है। उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि बहुत जल्द अगर ये 4-5 ज़िलों को इकट्ठा करके यहाँ से बलूचिस्तान की आज़ाद हुकूमत का ऐलान किया गया तो यूनाइटेड नेशंस भी मजबूर हो जाएगा बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत को तस्लीम करने पर। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि 5-7 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं अगर ये आज़ाद होके यहाँ पे एक बलूचिस्तान की आज़ाद अबूरी हुकूमत कायम हो जाती है तो फिर पाकिस्तान के साथ जो है वो ये सिलसिला टूट जाएगा। अब इस जो है ना, ये जो बेचैनी और बेइख्तियारी यानी इख्तियार नहीं रहा पाकिस्तान का बलूचिस्तान पे, इसके दौरान पाकिस्तानी फ़ौजों ने बलूचिस्तान पर फ़ौजकशी में तेज़ी कर दी है। केज के इलाके में फ़ौजी ऑपरेशन बदस्तूर जारी है। ज़मरान और गिरदोनवा के जो इलाके हैं वहाँ बड़ी तादाद में पैदल फ़ौज जो है वो दाखिल हो चुकी है और इलाकों में वो घूम रहे हैं। पैदल फ़ौज है लेकिन उनको ऊपर से हेलीकॉप्टरों की जो है वो इमदाद या मदद हासिल है ताकि अगर उन पर हमला हो तो हेलीकॉप्टरों से वो देख रहे हैं कि कहीं हमला ना हो जाए। तो ये सूरत हाल बलूचिस्तान की है और इस सारी सूरत हाल में अब जो है वो देखना ये है कि जो मौलाना फजलुर रहमान ने खदशा जाहिर किया है ये खुशखबरी कब दुनिया सुनती है। अच्छा, मैंने एक आर्टिकल है, एक मजमून है जो कि माहीन बलोच ने लिखा है और सोशल मीडिया पे डाला है और इस मजमून का नाम है गुरिल्ला जंग और ये दी बलूचिस्तान पोस्ट जो है उसमें छपा है। तो मैं आपके सामने ये पेश करता हूँ। माहीन बलोच ने अपने मजमून में लिखा है कि जब एक बालादस्त ताकत एक महकूम कौम पर बज़ोर कब्जा करती है तो उसकी पहली कोशिश यही रहती है कि इस कौम या मुल्क को नौ आबादी बनाया जाए, कॉलोनी बनाया जाए। नौ आबादी बनाने के बाद वो इस मुल्क में वसाइल की लूटमार और महकूम यानी अप्रेस्ड कौम पर तशद्दुद शुरू करते हैं। इस तशद्दुद की शक्लें मुख्तलिफ तरीके में होती रहती हैं जहां महकूमों के लिए सांस लेना भी मुश्किल बन जाता है। इन्होंने लफ्ज़ महाल इस्तेमाल किया, मैं उसको मुश्किल
से चेंज कर रहा हूँ ताकि जो हमारे इंडिया के हिंदी बोलने वाले जो फ़ारसी और उर्दू से इतने बाखबर नहीं हैं उनको समझ आ सके। लिखती हैं माहीन बलोच के इस मुल्क के पैदावारी यानी ज़राए पैदावार मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और कुदरती वसाइल यानी नेचुरल रिसोर्सेज को दूसरे मुल्कों में ले जाकर ख़ुद को अमीर से अमीर तर और अप्रेस्ड नेशन को इस्तेसाल की तरफ ले जाते हैं। इसी दौरान वो कौम अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए दूसरे तमाम तरीके में नाकाम रहने के बाद गुरिल्ला जंग का रास्ता इख्तियार करती है। यानी अप्रेस्ड नेशन जो है वो सारा कुछ ट्राई करने के बाद जब नाकाम हो जाते हैं तो फिर वो गुरिल्ला जंग का रास्ता इख्तियार करते हैं। नेशनल लिबरेशन के लिए आर्म्ड स्ट्रगल में गुरिल्ला वॉर एक अहम फैक्टर है, एक अहम अंसर है। गुरिल्ला जंग वो तरीक़ाकार है जंग का जो आम अवाम अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ को अपने फ़ायदे में रखकर शुरू करते हैं और एक मुकम्मल तंजीमी डिसिप्लिन के मातहत होते हैं। यहाँ आम अवाम के मायने यही हैं कि गुरिल्ला जंग में लोकल पॉपुलेशन जंग के साथ जुड़े रहते हैं और अपनी सरजमीन की हर पहलू की जांच पड़ताल के बाद अपने से मजबूत तर दुश्मन के सामने ऐलाने जंग करते हैं। गुरिल्ला जंग यानी गुरिल्ला वॉरफेयर कौमी तहरीक आज़ादी यानी नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल का कुल नहीं है, यानी उसका टोटल नहीं है, उसका कुल नहीं है, बल्कि मुज़ाहमत का एक अहम जुज़ है, बल्कि रेजिस्टेंस का एक अहम फैक्टर है। हम यूँ कह सकते हैं कि गुरिल्ला जंग मकामी नौ आबादी की आर्मी है, यानी मकामी कॉलोनी जो होती है, लोकल कॉलोनी जिसको कॉलोनाइज किया है, उसकी आर्मी है जो आम आवाम पर मुश्तमिल होती है, जो कब्जा गिर की आर्मी से अपनी बका, सर्वाइवल और शनाख्त आइडेंटिटी की जंग लड़ती है। अगर हम कब्जा गिर यानी जो जिसने इन्वेड किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है, का मुआजना कंपैरिजन ऑप्रेस्ड नेशन से करें तो हमें असला, इकोनॉमी, साइकोलॉजी और दीगर पहलू से मजबूत तर देखने को मिलेगा जो है। ठीक है, यानी जो जिसने कब्जा किया हुआ है उसका असला, उसकी इकोनॉमी, उसकी जो साइकोलॉजी है वो, और दूसरे जो उसके एरियाज हैं वो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं ऑप्रेस्ड नेशन के मुकाबले में। मगर गुरिल्ला जंग की खासियत ही महकूम कौमों को आज़ादी तक ले जाती है, क्योंकि गुरिल्ला जंग का असूल वाहिद, सिंगल प्रिंसिपल यही है कि मारो और भाग जाओ। क्योंकि कौमी तहरीक के इब्तदा यानी नेशनल मूवमेंट के जेनेसिस शुरू खुद से ही ताकतवर दुश्मन का सामना बाकायदा एक मुनज़्ज़म तरीक़ाकार से किया जाता है, क्योंकि इस वक्त महकूम कौम के लिए वसाइल इंतहाई महदूद होते हैं। लिहाजा गुरिल्ला अपनी मुनज़्ज़म असूल और डिसिप्लिन की बुनियाद पर दुश्मन पर अपने गहरे असरात छाप देता है। गुरिल्ला जंग की कामयाबी का अहम सबब यानी रीज़न आम अवाम का साथ है कि आम अवाम गुरिल्ला जंग के साथ होते हैं, तो ये उसका रीज़न बनता है उसकी सक्सेस का। क्योंकि गुरिल्ला जंग अपने ख़ास असूल, नज़्म व ज़ब्त, राब्ताकारी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप की वजह से फ़ौजी जो हाकिम है उसकी फ़ौजी जंग से मुख्तलिफ होती है। दुनिया में अक्सर नौ आबादियात यानी सेवरल वेरियस कॉलोनीज़ ने अपनी आज़ादी गुरिल्ला जंग के ज़रिए हासिल की है, इसलिए कि गुरिल्ला जंग किधर गया, एक मिनट, दुनिया में अक्सर नौ आबादियात यानी वेरियस जो कॉलोनीज़ हैं उन्होंने अपनी आज़ादी गुरिल्ला जंग के ज़रिए हासिल की है, इसलिए कि गुरिल्ला जंग एक फितरी अमल नहीं है। इट्स नॉट अ नेचुरल टेकिंग।
कि खुद ब खुद शुरू हो जाए, कि इट स्टार्ट्स बाय इटसेल्फ, बल्कि गुरिल्ला जंग कब्जा गिर के जुल्म और जबर से तंग आकर मुजाहमती तंजीम अपनाते हैं। यानी गुरिल्ला जो एंटिटी होती है, गुरिल्ला वॉर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, फॉर्मेशन होती है, वो तंग आके क्रूरल्टी से और जबर से तंग आके वो एक रेजिस्टेंस की ऑर्गेनाइजेशन बनती है। गुरिल्ला जंग के बारे में जंगी लिटरेचर बेशुमार हैं, जहां गुरिल्ला तरीकाकार के बारे में मुख्तलिफ ऑथर्स या मुसन्निफों ने कलम तराज की है, यानी लिखा है। आज हम 3 मुसन्निफ जो हैं उनके गुरिल्ला जंग से मुतालिक नजरियात को अपने बहस मुबाहिसे का हिस्सा बनाते हैं। नंबर 1, अर्नेस्टो चे गवारा के ख्यालात गुरिल्ला जंग के बारे में। तो वो चे गवेरा जो हैं, जो अर्जेंटीना के थे, लेकिन वो क्यूबा की आज़ादी के लिए क्यूबा गए और फेडरल कास्ट्रो के साथ उन्होंने बटिस्टा की जो रजीम थी वहाँ की फौजी, उसके खिलाफ बगावत की, गुरिल्ला जंग लड़ी और क्यूबा को आज़ाद कराया। तो चे गवारा, ये उनकी तस्वीर है। डॉक्टर चे गवेरा अपनी किताब गुरिल्ला जंग में गुरिल्ला जंग के असूलों को बयान करते हुए लिखते हैं कि गुरिल्ला सिपाही सिर्फ मारो और छुप जाओ के असूल पर ईमान रखते हैं। गुरिल्ला जंग रात के लिए ज्यादा मुनासिब है, सूटेबल है फॉर नाइट, क्योंकि रात के अंधेरे में गुरिल्ला सिपाही कहीं भी छुप सकता है। आप यूं समझें कि दिन के वक्त इलाकों में फौज की हुकूमत होती है और रात के वक्त गुरिल्ला सिपाही की बादशाही रहती है। गुरिल्ला सिपाही हमला से पहले अपने लिए छुपने की जगह तलाश करता है और बाहिफाजत दुश्मन पर हमला करके महफूज रास्ते से निकल जाता है। गुरिल्ला सिपाही हर वक्त जंग के लिए तैयार होता है। गुरिल्ला सिपाही को यह ख्याल रहता है कि वो दुश्मन के घेरे में ना आए, क्योंकि दुश्मन के घेरे में आने का मतलब मौत है। गुरिल्ला सिपाही तेज और चुस्त होता है। आम आदमी के हिसाब से इसमें दर्द, भूख, प्यास और बीमारी को बर्दाश्त करने की हिम्मत ज़्यादा होती है और ज़ख्मों को बगैर किसी तिब्बी इमदाद, मेडिकल असिस्टेंस के बर्दाश्त करने की भी सलाहियत रखता है। गुरिल्ला जंग के अपने नज़्म ज़ब्त होते हैं, ठीक है, जिन पर हर गुरिल्ला सिपाही अमल करता है। नज़्म ज़ब्त को तोड़ने की सूरत में उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जाती है। गुरिल्ला सिपाही के पास ज्यादा असलहे की भरमार नहीं होती, दे डोंट हैव टू मेनी वेपन्स, बल्कि वो दुश्मन को मारकर उसका असलहा अपने कब्जे में ले लेता है। गुरिल्ला सिपाही एक सिपाही के अलावा एक रहनुमा भी होता है, इज ऑल्सो अ लीडर, जो दौरान जंग अपनी रहनुमाई खुद करने की काबिलियत रखता है, ठीक है। और यही फर्क जो गुरिल्ला सिपाही को एक फौजी से, यानी ऑक्यूपाइंग फोर्स के फौजी से मुमताज करता है, बेहतर करता है। गुरिल्ला जंग के लिए सबसे बेहतर इलाके दही यानी देहात यानी रूरल एरिया है, क्योंकि वहां का जोग्राफिया उनकी जंगी हिकमत अमली के एन मुताबिक है। गुरिल्ला सिपाही को अपने इलाके में जहां वो तैनात है, अपॉइंटेड है, उस इलाके के हर रास्ते का इल्म होना चाहिए और हर रास्ते पर नजर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ गुरिल्ला सिपाही को इलाके के अवाम को अपनी सपोर्ट में लेना होगा कि वो दौरान जंग गुरिल्ला सिपाही को इमदाद फराहम करें और गुरिल्ला जंग को माशरे में प्रोपगेट करें, यानी उसकी हमायत करें। दूसरी मिसाल उन्होंने दी है कौमे निक्रोमा की। कौमे निक्रोमा गुरिल्ला जंग के बारे में लिखते हैं कि मुसल्ला जदोजहद करने वाला गुरिल्ला एक मुनज़्ज़म फोर्स है जिसे जंग की बुनियादी तरबियत उन्हीं के कैंपों में दी जाती है और इन्हें लड़ाई के जदीद तरीके सिखाए जाते हैं। सबसे पहले जो नए सिपाही गुरिल्ला तंजीम में आना चाहते हैं उनके बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं, जिसे वो किसी इलाके का और जैसे वो किस इलाके का है, कौन से ख़ानदान से वाबस्तगी रखता है। मालूमात से होने के बाद की सूरत में इन्हें तंजीम में आने की इजाज़त मिलती है और इनकी तरबियत शुरू हो जाती है। गुरिल्ला सिपाही को कैंपों में गुरिल्ला जंग के नित नए तरीक़ाकार पढ़ाए जाते हैं, यानी लेक्चर्स होते हैं, बाकायदा पढ़ाया जाता है, जैसे कि नक्शा तैयार करना और इसे पढ़ना, जासूसी करना, पैगामात को खुफिया रखना और खुफिया पैगाम को समझना, अपने और दीगर यानी और जो इलाकों के बारे में मालूमात हासिल
करना और इकट्ठा करना, इलाकों में मुतबादल रास्ते, नदियां, जंगलात, पहाड़ और वो मकामी बाशिंदे जो इनकलाबी जदोजहद के हमदर्द हैं, कौन दुश्मन है, और इसके अलावा अपने साथियों और दूसरे यूनिट से रब्ता रखने के तरीक़ाकार पर भी तफसील से सिखाया जाता है। गुरीला ऑपरेशन के दौरान अपने रहनुमा और साथी से रब्ता कारी यानी कम्युनिकेशन के तरीके, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जंगी हथियार चलाना, बम बनाना, गाड़ी चलाना, रेडियो टेलीग्राफ के कोर्स की तरबियत इन्हीं तरबियती कैंपों में, इन्हीं ट्रेनिंग कैंप्स में दी जाती है। गुरीला तंजीम में भर्ती होने का तरीका मर्द और ख्वातीन वॉलंटियर्स के लिए एक जैसा होता है। गुरीला यूनिट में आमतौर पर 10 से 15 अफराद होते हैं। अफराद की तादाद लड़ाई और मकामी इलाके के हालात पर मुनहसर है, डिपेंड्स ऑन द बैटल एंड ऑल्सो ऑन द टेरेन। हर गुरीला ग्रुप या यूनिट की सरबराही एक लीडर करता है जो गुरीला जंग के उसूलों का माहिर होता है, ईमानदार और इंसाफ करने वाला होता है और इमरजेंसी की सूरत में रहनुमाई के लिए सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करता। वो बहादुर होता है। कौमे निक्रोमा के मुताबिक गुरीला जंग में औरतों का भी मौसर यानी इफेक्टिव रोल है, इफेक्टिव किरदार है, मौसर किरदार रहता है। जैसा कि जंग में जासूसी करना, खुराक लाना, जख्मी सिपाहियों की तिब्बी इमदाद करना और जंग के दौरान गुरीला सिपाही को अपने घरों में पनाह देना जैसे सैकड़ों इकदाम। औरतों के लिए जासूसी करना आसान होता है क्योंकि औरतें कहीं भी आ जा सकती हैं और उन पर कोई बिला वजह शक नहीं कर सकता। जासूसी के आला समेत यानी जासूसी के जो स्पाई के जो गैजेट्स होते हैं उन समेत जंगी साजो सामान भी औरतें घर में बैठकर बना सकती हैं, जैसे खुदकार हथियार हैं, बम है। असला की ज़रूरत के वक्त असला खाना और फौजी कैंपों में खुदकश हमले के सामान, ऐसे तमाम काम वो बर वक्त अपने घर में कर सकती हैं। इसके अलावा जंगी पैगामात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं और सबसे अहम जिम्मेदारी जंग के लिए मोबिलाइजेशन कर सकती हैं। मासिस को यानी जनता को, अवाम को जंग की अहमियत समझाकर इन्हें जंग की जानिब यानी गुरीला जंग की जानिब मोटिवेट कर सकती हैं, राग़ब कर सकती हैं। आखिर में जो माहीन बलोच ने तीसरी मिसाल दी है वो मौज़े तुंग गुरीला जंग के बारे में उनकी मिसाल दी। मौज़े तुंग जो कि चीनी इनकलाब से ताल्लुक़ रखते थे, गुरीला जंग के बारे में बयान करते हुए कहते हैं कि गुरीला जंग बाकी जंगों से मुख्तलिफ है, लिहाजा इसके अपने असूल होते हैं जिनमें बुनियादी असूल खुद को दुश्मन से महफूज रखना और दुश्मन की ताकत को तबाह करना है, क्योंकि दुश्मन को हर वक्त धोखे में रखना जैसे कि दिखाना कुछ और करना कुछ और है। माओ इस बात पर जोर देते हैं कि गुरीला जंग का एक ख़ास सियासी मकसद होना चाहिए। बगैर किसी सियासी मकसद के गुरीला जंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। जैसे चीन के गुरीला जंग का मकसद जापान से आज़ादी है या उस वक्त था, वियतनामी गुरीलों का मकसद अमेरिका से आज़ादी था। बगैर सियासी मकसद के गुरीला जंग करने वाला गुरीला सिपाही मायूसी का शिकार हो जाता है और जल्द ही अपने असल मकसद से बेगाना हो जाता है। गुरीला जंग में लीडरशिप का अहम किरदार होता है, क्योंकि लीडर जो गुरीला सिपाहियों को लीड करता है यूनिटों में नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखता है, क्योंकि नज़्म व ज़ब्त के बगैर, ऑर्गेनाइज्ड होने के बगैर गुरीला जंग की कामयाबी नामुमकिन है। लीडर जो कि आला तालीम याफ्ता और गुरीला जंग के असूलों के बारे में मुकम्मल जानकारी रखता है और वो अपने अवाम के दिल में उसकी हैसियत रोल मॉडल की होती है। वो जो लीडर होता है वो अपने यूनिट में, अपने लोगों में वो रोल मॉडल उसकी होती है हैसियत। वो अवाम का हमदर्द होता है जो दुश्मन के हर प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है और सबसे नुमाया ये कि दुश्मन को हर वक्त इसका खौफ रहता है। लीडर का काम ही है कि हर सिपाही को उसका काम समझाए। अगर दूसरी सूरत में जब गुरीला लीडर यूनिटों को मुनज़्ज़म नहीं कर पाता तो मुंतशिर होने की वजह से इनकी गुरीला जंग कमज़ोर रह जाती है। गुरीला जंग की कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह एक लीडरशिप का मजबूत ना होना है, क्योंकि मजबूत लीडरशिप के मजबूत ना होने की वजह से सिपाही समेत पूरी जंग बेतरतीबी का शिकार हो जाती है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। लिहाजा देयरफॉर लीडर को चाहिए कि वो सिपाहियों को अपने बच्चों की तरह समझे,
तो सिपाही अपनी आखिरी सांस तक अपने लीडर के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार होंगे। गुरिल्ला सिपाही का काम दुश्मन को अपने इलाके में आने से रोकना, और अगर दुश्मन इलाके में है तो उस सूरत में उसका मुकाबला करना और इलाके में दुश्मन की नकलो हरकत, मूवमेंट रोकना है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब गुरिल्ला जंग का रहनुमा इस काबिल हो कि वो ऐसे गुरिल्ला सिपाही तैयार करे जो इस काबिल हों कि दुश्मन को रोके। गुरिल्ला रहनुमा एक ऐसी मुसल्ला कुव्वत यानी कि एक ऐसी आर्म्ड पावर तैयार करने में कामयाब होगा। जब गुरिल्ला रहनुमा एक ऐसी मुसल्ला कुव्वत तैयार करने में कामयाब होगा तब वो दुश्मन पर जोर आवर हो सकेगा, ओवर पावर कर सकेगा। गुरिल्ला जंग अफराद की तादाद पर इन्हिसार नहीं करता। गुरिल्ला वॉर डज नॉट डिपेंड ऑन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ पीपल, बल्कि उनके गुरिल्ला तरीक़ाकार और लीडरशिप पर इन्हिसार करता है। डिपेंड्स ऑन द गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड लीडरशिप। माओ के मुताबिक गुरिल्ला सिपाही को चाहिए कि वो अपने गुरिल्ला अड्डों को दुश्मन से छुपा कर रखे और उस वक्त तक अपने अड्डों को ना छोड़े जब तक उसके सारे रास्ते दुश्मन ने बंद न कर दिए हों, और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए अवाम का साथ भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा अपने लिए अवामी हमायत को जारी रखना नहायत लाजमी है। हम गुरिल्ला जंग के बारे में इसकी तारीख और तरीक़ाकार पर बहस कर चुके हैं और 3 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और ख्यालात गुरिल्ला जंग से मुतालिक पढ़ सकते हैं। जैसे चे गुवेरा ने अपनी किताब में ज़्यादातर गुरिल्ला जंग के तरीक़ाकार पर जोर दिया है, क्रोमा ने ज़्यादातर गुरिल्ला लश्कर की तरबियत से मुतालिक बात की, और मौज़े तोंग ज़्यादातर गुरिल्ला रहनुमा, गुरिल्ला जंग के सियासी मकसद और गुरिल्ला तंजीमों के बारे में लिखते हैं। हम इन तीनों नज़रियात को मिलाकर बलोच कौमी तहरीक में, बलोच नेशनलिस्ट मूवमेंट में होने वाली गुरिल्ला जंग के मुतालिक लिख रहे हैं। बलोच कौम जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है, बलूचिस्तान अपनी जोग्राफिया और नीम गर्म समुंदर, लूक वॉर्म सी की वजह से हमेशा पूरी दुनिया के नज़रों में रहा है। दुनिया में जितनी भी ताकतवर कुव्वतें आई हैं उनकी मुसलसल यही कोशिश रही है कि बलूचिस्तान पर कब्जा करके अपनी ताकत को ज़्यादा मजबूत किया जाए। लेकिन बलोच कौम ने हर वक्त इन ताकतों का बहादुरी से मुकाबला किया है और अपनी सरजमीन की हिफाजत की है। जब भी किसी ताकत या दूसरी कौम ने बलोच की सरजमीन पर हमला किया तो बलोच ने हमेशा से मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस का रास्ता इख्तियार किया। ये मज़ाहमती जंगें ताहनूज यानी अब तक, अप टिल नाउ जारी और सारी हैं, हालांकि इनकी शक्लें तब्दील होती रहती हैं। इनका तरीक़ाकार गुरिल्ला जंग ही है जो बरसों से बलोच कौम अपनाती चली आई है। नवाब अकबर खान भुगटी के मुताबिक बालाच बलूचिस्तान का अव्वल गुरिल्ला था। पहला गुरिल्ला जो है वो बालाच था। 18वीं सदी में बालाच ने गुरिल्ला जंग का रास्ता इख्तियार किया। अपने दुश्मन के खिलाफ 1839 के कब्जे के बाद बलोचों ने बरतानिया के खिलाफ ऐलान जंग किया तो उनका मौसर हथियार गुरिल्ला जंग था। जब जंग अजीम दोम के बाद अंग्रेज़ बलूचिस्तान से निकला तो बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत में बहाल हुआ, मगर 9 माह बाद ही बरतानिया के आशीर्वाद से यानी बरतानिया के हेल्प से, उनकी मदद से, उनकी मर्जी से पाकिस्तान ने दोबारा बलोच सरजमीन पर कब्जा कर लिया। जल्द ही मज़ामती तारीख के सिलसिले को जारी रखते हुए प्रिंस अब्दुल करीम ने मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ किया। 1947 के बाद मुसल्लह जदोजहद का आगाज़ सबसे पहले अब्दुल करीम ने किया। अप्रैल 1948 को आप अपने साथी मीर मोहम्मद हुसैन अनका, मीर अब्दुल वाहिद कुर्द और सैकड़ों साथियों समेत पहाड़ों पर गए, मगर इन्हें कोई ख़ास इमदाद ना मिली। उधर पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से प्रिंस अब्दुल करीम को कुरान पाक की कसम देकर पहाड़ों से नीचे लाकर जेल में डाल दिया गया। अब्दुल करीम के बाद इस रियासत के जुल्म और जबर से तंग आकर बाबा नूरूज ने गुरिल्ला जंग का फैसला किया। आपने छोटे छोटे छापा मार लश्कर तैयार किए और उनको मिलाकर एक बड़ा गुरिल्ला लश्कर तैयार किया और रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया, जिसके बाद रियासत ने यानी पाकिस्तान ने
जगह जगह चेक पोस्टें कायम करके लोगों पर हमला करना शुरू किया, जिसके रिएक्शन में रद्द अमल में अवाम ने रियासत के खिलाफ गुरीला जंग के तरीक़ाकार में मज़ीद शिद्दत पैदा की। रियासत ने नौरोज़ खान के ख़िलाफ़ कई कार्रवाइयाँ की, लेकिन पकड़ने में नाकाम रही। तो रियासत ने एक मरतबा फिर पहाड़ों से कुरान मजीद का सहारा लिया और आपको कुरान मजीद की कसम देकर अपने 700 साथियों समेत पहाड़ों से उतार लिया और अपने वादे की खिलाफ वर्जी की। इन्हें जेल में डालकर तमाम साथियों को फांसी दे दी और नौरोज़ खुद जेल में ही शहीद हो गए। बाबा नौरोज़ के बाद बहुत से ऐसे गुरीला रहनुमा रहे हैं जिन्होंने बलोचों के गुरीला जंग की शिद्दत को बढ़ावा दिया, जिनमें शेरौफ मरी, नवाब अकबर भुट्टी साहब और बालाच मरी और उस्ताद असलम काबिल ज़िक्र हैं। नवाब अकबर भुट्टी ने बाहोट की इज़्ज़त व आबरू होने पर गुरीला जंग में शामिल हुए और ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में बलूचिस्तान की आज़ादी की खातिर दुश्मन का सामना करते रहे, मगर कुछ अर्से बाद पहाड़ों पर शदीद बमबारी करके आपको शहीद कर दिया गया। नवाब अकबर भुट्टी के शहीद होने के बाद जंग आज़ादी ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली और रियासत पाकिस्तान की जड़ों को मज़ीद खोखला कर दिया और जो बची कुची कसर रह गई थी उसे बालाच मरी ने पूरा कर दिया। बालाच मरी जो कि किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, क्योंकि बालाच मरी और उसकी कुर्बानी को बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। नवाब खैर बख्श मरी कहते हैं कि अगर बलोच ने अपने आप को ज़िंदा रखना है तो इससे पहले अपने दुश्मन को मारना होगा, इससे पहले कि दुश्मन बलोच को ख़त्म कर दे। इसी सोच और फिक्र के मुताबिक बालाच मरी ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गुरीला जंग की और ख़ुद गुरीला जंग के दौरान शहीद हो गए। आप एक अच्छे गुरीला सिपाही के अलावा एक अच्छे गुरीला रहनुमा और मुख्तलिफ हथियार चलाने के माहिर थे। आपने गुरीला लश्कर तैयार किया और इसी लश्कर की रहनुमाई करते हुए बलोच तहरीक आज़ादी की जड़ों को मुस्तहकम किया। इस दौर जदीद में, इस मॉडर्न टाइम्स में, बलोच कौमी तहरीक में गुरीला जंग एक मौसर इफेक्टिव हथियार की मानद दुश्मन को नुकसान पहुँचा रही है। तहरीक आज़ादी में शामिल मुसल्लह तंजीमें जैसा कि BLA, BLF, BRG और दीगर तंजीमों के अलावा एक इत्तेहाद ब्रास की शक्ल में मौजूद है जो गुरीला जदीद तरीक़ाकार के बुनियाद पर अपनी सरजमीन की आज़ादी हासिल करना आज़ादी की जंग में हिस्सा डाल रहे हैं। तहरीक आज़ादी की 5वीं लहर, ये जो लहर है ना भुट्टी साहब की शहादत के बाद, ये 5वीं लहर है। तहरीक आज़ादी की 5वीं लहर में इन्हीं तंजीमों ने माजी की गलतियों से सीखकर जदीद तर्ज पर अपने दुश्मन को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो बलोच सरमचारों के हमलों से खौफजदा है। दरअसल गुरीला जंग के अहम असूल जैसा कि अपनी सरजमीन की रग रग से वाकफियत और आम आवाम के साथ होना, जंग आज़ादी में ख़वातीन की बड़ी तादाद का शामिल होना, ये सब फ़ायदा बलोच जंग को पहुँच रहा है। अगर हम बलोच कौमी तहरीक में इन गुरीला सिपाहियों की तरबियत के मेयार को जांचें, एग्जामिन करें, तो हमें ये हकीकत पता चलती है कि ये नौजवान बेशऊर नहीं और इन्हें गुरीला जंग के सियासी मकासद, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स का इदराक है, यानी दे नो अबाउट द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। गुरीला रहनुमाओं की तकारीर और तसानीफ, उनकी स्पीचेस और उनकी राइटिंग्स की अगर तहकीक की जाए, अगर उनके ऊपर रिसर्च की जाए, तो हमें उनके शऊर की इंतहा पर भरोसा हो जाएगा। यही बात बलूचिस्तान में तहरीक आज़ादी में गुरीला तंजीमों के सिपाही को मुमताज़ करती है कि इससे ज़्यादातर सिपाही जदीद दौर के तकाज़ों से आशना हैं, जो गुरीला जंग के असूलों को बेहतर जानते हैं। इन्हीं पॉलिसियों की वजह से आज जौक दर जौक, यानी होर्ड्स में, यानी बड़ी तादाद में बलोच नौजवान गुरीला जंग में भर्ती होते जा रहे हैं। इन गुरीला तंजीमों के अंदर जदीद तरीक़ाकार और मुख्तलिफ यूनिटों की तश्कील इस बात का इजहार करती है कि बलोच अब तवील जंग के हक में नहीं, बल्कि इस जंग को फैसला कुन रुख में तब्दील करने की खासियत रखते हैं। आखिर में बस इतना कहना है कि तहरीक अवाम की है, अवाम की खुशहाली और खुदमुख्तारी की है, और ये तहरीक अपने हर बलोच फर्जंद से चाहती है कि वो इस तहरीक
और जंग में शामिल होकर अपने कौमी फ़र्ज़ को पूरा करे और अपने आने वाली नस्ल को एक खुशहाल और पुरअमन माशरा फराहम करे, जहाँ ना जुल्म का वजूद हो और ना ही कोई ताकतवर तबका मौजूद हो। ये तभी मुमकिन है जब हर बलोच बंदूक उठाकर रियासत के जुल्म और जबर के खिलाफ जंग का हिस्सा बने। दी बलूचिस्तान पोस्ट ने नीचे डिस्क्लेमर लिखा है और वो मैं भी अपनी तरफ से इसको डिस्क्लेमर के तौर पे पढ़ देता हूँ। इस तहरीर में पेश किए गए ख्यालात और आरा लिखारी के ज़ाती हैं, ज़रूरी नहीं कि इनसे दी बलूचिस्तान पोस्ट या रेडियो हिमालय न्यूज़ जो है वो मुत्तफिक हो या ये ख्यालात इदारे की पॉलिसियों का इजहार हो। रेडियो हिमालय न्यूज़ के प्रीमियम मेंबर बनने का तरीका, ज्वाइन का बटन सिलेक्ट करें और दिए गए मेंबरशिप प्लान्स में से प्लान सिलेक्ट करें। £24.99 माहाना देकर प्लेटिनम मेंबर बने और खुसूसी वीडियोस देखें। हमारे लाइव शोज में स्पेशल गेस्ट बनने का मौका हासिल करें। अगर आप ये पैकेज अफोर्ड नहीं कर सकते तो £4.99 माहाना देकर गोल्ड मेंबर बनकर हमसे जुड़ जाएं, या सिर्फ £2.99 माहाना देकर ब्रॉन्ज मेंबर बन जाएं, या फिर सिर्फ 99 माहाना देकर लॉयल्टी मेंबर बनकर भी हमसे जुड़ सकते हैं। रेडियो हिमालय न्यूज़ के मेंबर बनकर आप हमारी बिहाइंड द सीन्स और खुसूसी वीडियोस भी देख पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, बस अपनी अदायगी की तफसीलात यहाँ डालें और प्रोसीड पर क्लिक करें। आपकी सपोर्ट का शुक्रिया।